দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ আছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। Yes, ma'am. ঠিক আছে। देखो हम लोग मैथ्स का, मैथमेटिक्स का फाइनेंस या टाइम वाला मैंने जो भी बोलो वो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किया था, फिर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट भी लास्ट क्लास हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग एन्युटी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग करते हैं एन्युटी। तो ये एन्युटी क्या है, देखो एन्युटी कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन एन्युटी का है। तो एन्युटी का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट। ठीक है, क्योंकि पेमेंट या रिसिप्ट दोनों ही चीज हो सकता है। जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट या इंटरेस्ट का रिसिप्ट दोनों ही हो सकता है। जैसे अगर हम लोगों ने बैंक में लोन लिया तो बैंक को इंटरेस्ट देंगे, बैंक इंटरेस्ट रिसिव करेगा। और अगर एफडी किया तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक हमें देगा। तो किसी एक पार्टी के लिए रिसिप्ट और किसी एक पार्टी के लिए पेमेंट होता है। ठीक है, तब एनओटी का मतलब क्या है, अगर सिंपल एक लैंग्वेज में बोला जाए तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट या रिसिप्ट को हम लोग एनओटी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एन्युटी का क्या क्या फीचर्स होता है, तो एक चार फीचर्स है मेनली। वो चार चीजों को देख के हमें समझना है कि क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं। तो सबसे पहले पीरियोडिक पेमेंट। ठीक है, पीरियोडिकली पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट भी हो सकता है, रिसिप्ट भी हो सकता है। अब दो बार हम नहीं लिख रहे, सिर्फ मैंने लिख दिया पीरियोडिक पेमेंट। तो पेमेंट रिसिप्ट दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो सकता है। पीरियोडिक का मतलब कुछ एक टाइम हमें मेंशन किया जाएगा कि मंथली हम लोग पेमेंट कर रहे हैं या रिसिप्ट कर रहे हैं, या फिर ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली। ठीक, तो हमें पीरियोडिक पेमेंट बता दिया जाएगा कि कैसे करके हम लोग पेमेंट या रिसिप्ट पैसा कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक और फीचर रहेगा फॉर सेम अमाउंट। सेम अमाउंट होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, रेगुलरली, और फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। अगर ये मेन मेन चार चीज फॉलो होता है, चारों ही होना चाहिए। ठीक है, ये चारों ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक फॉलो होने से ही चलेगा। ऑल ऑफ फोर ये फॉलो होता है तो क्वेश्चन हमारा एन्युटी का है। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। जैसे आज के डेट पे बहुत सारा चीज हम लोग इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं ना, मतलब ईएमआई पे करके। तो जब हम लोग कोई भी चीज को ईएमआई में खरीदते, मान लो एक लैपटॉप खरीदा है जो कि ईएमआई में खरीदा है, मतलब लोन लेके, तो ईएमआई में कैसे पे करना पड़ेगा, तो देख नॉर्मली देखा जाता है कि मंथली। ठीक है, ये सब लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह का ईएमआई देखा जाता है कि मंथली, हर मंथ के एक तारीख फिक्स्ड होता है, इतने तारीख को पे करना है। तो एक्चुअली वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट होते जाता है। ठीक है, और जिस दिन ईएमआई का डेट आएगा उसके पहले दिन हमें मैसेज आ जाता है कि कल ईएमआई कटेगा आपके अकाउंट से। तो देखो पीरियोडिक पेमेंट हो गया कि मंथली ईएमआई हो रहा है, सेम अमाउंट। तो हर मंथ मान लो हमें देना है 3,000 रुपए करके। ठीक है, रेगुलरली देना है, ऐसा नहीं कि इस मंथ दे दिया फिर 2 महीने बाद फिर किसी थर्ड मंथ में दे दिया, ऐसा नहीं चलता है। रेगुलर चलता जाएगा। ठीक है, जितने दिन का लोन है और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये ईएमआई जो है ये 2 साल का है कि 3 साल का है, कैसा हम लोगों ने प्रोडक्ट खरीदे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना था और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना कितना मंथ में पेमेंट करना है। तो इस चीज को ऐसा, अगर हमारा कोई पीरियोडिक पेमेंट या रिसिप्ट है, तो या फिर इस तरीके का अगर कोई सीक्वेंस ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट है बेसिकली, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एन्युटी। ठीक है, तो यहाँ पर एन्युटी का हम एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कि लोन टू बी repaid with
इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जब हम लोग लोन का अमाउंट पे करते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ, इसके अलावा और क्या हो सकता है, रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, इसे ना आरडी बोला जाता है नॉर्मली। ठीक है, अगर घर पे किसी ने आरडी कर रखा है तो देख सकते हो पेपर पढ़ के, नॉर्मली होता है कि बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, मतलब ये जैसे लोन लेना, एक लोन लेते हैं, किसी का लोन का जरूरत है, कोई एफडी करता है अपने पैसे को, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, उसी तरीके से रेकरिंग डिपॉजिट भी होता है। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब एक समय में मुझे क्या करना है, जैसे मैंने क्या किया, 100 रुपए करके मैंने सोचा डेली का हम डिपॉजिट करेंगे। अगर ऐसा कोई स्कीम है, डेली भी हो सकता है, ईयरली, मंथली, कैसे भी हो सकता है। तो रेकरिंग डिपॉजिट मतलब, जो रिकरिंग का मतलब ऐसा नहीं कि एफडी का मतलब क्या होता है, एफडी का मतलब होता है 5 साल का एफडी, 5 साल का एफडी या 2 साल का, 3 साल का, या फिर 1 साल का। तो अभी मैंने पैसा जमा कर दिया, अगर 1 साल का है तो 1 साल बाद एफडी का पैसा मुझे मिलेगा। अगर 2 साल का एफडी है तो 2 साल बाद मुझे एफडी का पैसा मिलेगा विथ इंटरेस्ट। क्या इसके बीच में हम लोग एफडी का पैसा नहीं यूज कर सकते? नहीं यूज कर सकते। और इस बीच में अगर एफडी को हम लोग तोड़ देते हैं तो हमारा लॉस है। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा पैसा नहीं मिलेगा और इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही होता है एफडी में। क्या हो गया, जैसे कि एफडी 5 साल का, तो 5 साल का मतलब मैंने मान लो 1 लाख का एफडी किया 5 साल के लिए, तो 1 2 3 4 5, आफ्टर 5 इयर्स मुझे ये पैसा निकालना चाहिए, तो मुझे इंटरेस्ट के साथ ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये नहीं होता। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब जो डिपॉजिट रीऑकरिंग बार बार होगा ना, तो बार बार कैसे होगा, तो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगा। और ये रेकरिंग, जैसे एफडी मैंने बोला 5 साल के लिए, तो रेकरिंग डिपॉजिट का भी एक समय होगा कि 3 साल का है, 4 साल का है। ठीक है, तो मान लो ऐसा एक रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है कि हर मंथ के 1 तारीख को 1,000 रुपए करके हमें जमा करना है 3 साल के लिए। ठीक है, तो वो हो गया हम लोग का रेकरिंग डिपॉजिट। इसके अलावा हो सकता है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर हम लोग एसआईपी करते हैं ना तो वो भी हमारा एन्युटी ही होता है, क्योंकि उसमें भी एक स्पेसिफिक अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए और एक पीरियोडिक वे में करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एसआईपी। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिया कि एन्युटी का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर हम लोग कुछ टेबल दिया हुआ है, ठीक है, मैट पे, उसी को हम देख के पूछते हैं कि कौन सा एन्युटी है, ये बताना है तुम लोगों को। ठीक है, जैसे कि देखो, पेमेंट या रिसिप्ट जो भी हो, 5,000 रुपए है ईयर एंड में, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल। ठीक है, 5 साल का हमें डेटा दिया हुआ है। 5 साल में पेमेंट या रिसिप्ट जो भी हुआ है, पहले 5,000, फिर 4,000, 6,000, 4,000, 5,000, 7,000। तो बोलो क्या ये 4.1 वाला जो टेबल है, क्या ये एन्युटी होगा या नहीं होगा? कैसे बताना है? जो मैंने 4 पॉइंट बोला उसमें से अगर कोई भी एक पॉइंट नहीं टैली होता है तो ही ये एन्युटी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एन्युटी नहीं होगा। तो बोलो क्या ये एन्युटी होगा? नहीं नहीं होगा। होगा, नहीं होगा, क्यों? क्यों बोलो क्यों नहीं होगा? सही है आंसर, नहीं होगा। क्योंकि इसमें सब सेम अमाउंट में नहीं है। सेम अमाउंट में पे- नहीं है, सही है। 5,000 है, कभी 6,000, तो फिर ये एन्युटी नहीं होगा। कुछ और हो सकता है बट ये एन्युटी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब 4.2 वाला टेबल देखो, 5,000, 5,000, फिर गैप है, फिर 5,000, 5,000, क्या ये एन्युटी होगा? मिला मिला, चार चार जो पॉइंट लिखा है उसको मिला। नहीं होगा मैम। नहीं होगा क्योंकि क्या हो गया है, इरेगुलर हो गया है, रेगुलरिटी फॉलो नहीं हो रहा है, थर्ड ईयर के गैप के बाद चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर थर्ड ईयर में भी 5,000 होता तो एन्युटी होता। अब ये वाला देखो, क्या ये एन्युटी है, ये वाला टेबल? यस मैम। हाँ, ये एन्युटी है। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी अमाउंट है, पहला बात है सेम अमाउंट है, ये देख के चल दिख रहा है। ठीक है, और देखो रेगुलर है,
कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। और कैसे है, हर साल के एंड में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हर ईयर के एंड में। तो एंड में मतलब ये हो गया पीरियोडिक, कैसा है जैसे कि एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो क्या क्या मैच हुआ, जो वाला टेबल हमारा एन्युटी निकला उसमें देखो हमारा ये पीरियोडिक पेमेंट कैसा रहा, पीरियोडिक पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर रहा, ठीक है। सेम अमाउंट क्या रहा, सेम अमाउंट हमारा 5000 रहा। रेगुलरली है, हाँ बिल्कुल रेगुलर है, हर साल के एंड में होना चाहिए, कहीं पर भी हमें गैप नहीं दिया गया है। फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो ऊपर बोला होगा कि ये 5 साल के लिए ही ये टेबल बना हुआ है, तो ये ऊपर यहाँ बोला होगा, ठीक है। तो ये 5 साल के लिए था, चाहे पेमेंट हो चाहे रिसिप्ट हो, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पहचाना कि एन्युटी होगा कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले एन्युटी में यही प्रॉब्लम होता है कि हमें क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं समझ में आता है कि ये एन्युटी का है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, लेकिन तुम लोग को समझ में आएगा क्योंकि मैंने बता दिया कैसे करते होगा, ठीक है। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, तो ऐसे करके समझना है सिंपल कि ये एन्युटी है कि नहीं, ये 4 चीज को फॉलो करो, अगर नहीं एक भी चीज नहीं होता है तो वो एन्युटी नहीं होगा, सिंपल। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एन्युटी का कैलकुलेशन में क्या होता है और नॉर्मल कैलकुलेशन में क्या होता है वो देखेंगे। जैसे हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट डेफिनेशन दिखाया और एक टेबल दिखाया मैथ से। अब देखो, जैसे मान लो हम लोगों ने एफडी किया है, एफडी का मतलब पता है, फिक्स डिपॉजिट होता है 10,000 का, ठीक है। हम लोगों ने 10,000 रुपीज का एक एफडी किया है, और कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि एफडी हम लोग क्यों करते हैं, बैंक में ले जाके एफडी कर दिए, क्योंकि अब बैंक थोड़ी ना, हम मान लो बैंक में हम लोगों ने 2 साल के लिए एफडी किया, तो एक्चुअली ना कितने साल का एफडी करेंगे वो हम लोग डिसाइड नहीं करते, बैंक हमें स्कीम दे देता है। देखिए 15 महीने का एफडी है, इसमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल का इसमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा, अब हमें जो ठीक लगे हम लोग कर सकते हैं। तो मान लो कि हम लोगों ने बैंक में 10,000 रुपए का एफडी किया और हमें इंटरेस्ट रेट बोला था 10% पर एनम करके मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, सब कंपाउंडिंग ही होता है। और ये 2 साल के लिए, तो हम लोगों ने अपना पैसा 2 साल के लिए एफडी किया, ठीक है। और अगर हमें 10% पर एनम करके इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो हमारा एफडी आगे जाके कितना बन जाएगा, तो देखो पहले साल हमें इंटरेस्ट मिलेगा, फिर दूसरे साल भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, साल में 10% करके। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 इंटू 10% इंटू फर्स्ट ईयर, या फिर 12/12 जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। 12/12 का मतलब भी 1 होता है, तो ये कैलकुलेट होके हम लोग का आ जाएगा 100, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा कंपाउंडिंग है। तो देखो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का तुम लोग को फॉर्मूला सिखाया था, उससे भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। बाकी अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग 1 साल बाद ये देखेंगे कि मैंने बैंक में 10,000 दिया था, बैंक वालों ने मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, तो पहले साल के एंड में मेरे पास 10,100 रुपए हो गए, ठीक है। अब क्योंकि कंपाउंडिंग है, 10,000 पे 10% शायद 1,000 हो, मैंने गलत कैलकुलेशन की। हाँ, 1,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर एक और जीरो लगेगा, तो यहाँ पर हो गया 11,000, ठीक है। अब जब बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो 11,000 पे देगा, तभी ना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब बैंक क्या करेगा, 11,000 पे इंटरेस्ट देगा 10%, फिर से 1 साल के लिए। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट बन जाएगा हम लोग का 1100, 1100, ठीक है। अब टोटल हम लोग का अमाउंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के एंड में हुआ था 11,000, अब हमें 1100 का इंटरेस्ट मिल गया, तो ये हो जाएगा 12,100, ठीक है। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिला, देखो अगर हम लोग ये वाला स्कीम देखें तो हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पैसा बैंक में लगाया था, तो 10,000 रुपए लगा,
ठीक है। और कुछ भी हम लोगों ने नहीं लगाया था, 10,000 रुपए लगाए थे और हमें रिटर्न क्या मिला, रिटर्न में मतलब ये पैसा लगा के क्या हमें कुछ बेनिफिट मिला, उसको रिटर्न बोल रहे हैं। हाँ बेनिफिट मिला। हमें कितने का बेनिफिट मिला, हमें इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपए प्लस 1100, तो 2,100 का हमें रिटर्न मिला। ठीक है। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही बार हम लोगों ने कैश को फ्लो, फ्लो मतलब यहाँ पर मेनली मान लो कि आउटफ्लो का बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल कैश आउटफ्लो भी बोल सकते हो। हम लोगों ने एक ही बार पैसा निकाला हमारे पास से 10,000 रुपए, हमें रिटर्न में कितना मिला, 2,100 एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग पहले भी कर चुके हो। कब की हो, जब तुम लोगों ने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन को ट्रांसफर करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n होता है। तो अगर मुझे a निकालना है, यानी कि ये 12,100, ये तो मेरा a हो गया ना। अगर ये मेरा 12,000 a निकालो या रिटर्न निकालो, जो भी निकालो, इंटरेस्ट एक ही बात है, कुछ भी निकाल के देख लो। तो हम लोगों ने कितना पैसा लगाया था, 10,000 रुपए। ठीक है, आई फॉर क्या है, आई फॉर है इंटरेस्ट 10%, ये एडजस्ट होता है, बट यहाँ एडजस्ट होने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि पर एनम ही इंटरेस्ट दिया जा रहा है, पर एनम ही हम लोग इंटरेस्ट ले भी रहे हैं। मतलब 10% पर एनम रेट बोला गया है, और देने का भी बैंक का तरीका वो साल में एक बार ही है। इनका मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो, 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो 1.1 इंटू इक्वल टू इंटू 10,000। ठीक है, तो ये देखो कितना आंसर आ गया, 12,100, यही वाला आ गया। अब इसे इंटरेस्ट निकालोगे तो भी 2,100 आ जाएगा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी सीखा है, बट इसको सिंगल कैश फ्लो की तरह नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि अब एन्युटी के साथ कंपेयर करेंगे ना, तब तुम लोग को पता चलेगा कि इसे सिंगल कैश फ्लो क्यों बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी फॉर्मूले को ना हम लोग एक अलग नाम से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे देखो, ये पैसा मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, जिसे अमाउंट बोल रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। कौन से अमाउंट को बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू। ये वाले अमाउंट को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ना, इसका भी एक दूसरा नाम हम लोग यूज करते, इसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आज इतना पैसा लगा रहे तो भविष्य में जाके हमें इतना पैसा मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को एक अलग तरीके से लिखा जा सकता है। अलग तरीका मतलब कुछ नहीं, ए के जगह लिखेंगे ए भी, यानी फ्यूचर वैल्यू, पी के जगह लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है हमें देखने को मिले। एक्चुअली एन्युटी में ना इस तरीके का लैंग्वेज यूज होता है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। तो मैंने कंपेयर करके बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम लोग सेम तरीके से लिख सकते हैं, कि फ्यूचर में मुझे इतना पैसा मिलने वाला, इतना इन्वेस्ट करके। तो ये हो गया हम लोग का फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू से हम लोगों ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा था उसको मैंने समझाने का कोशिश किया। और इसको हम लोग सिंगल कैश आउटफ्लो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक ही बार 10,000 रुपए लगाए। ठीक है, तो क्या एन्युटी में सिंगल कैश आउटफ्लो नहीं होता है, नहीं होता है। देखो क्यों, क्योंकि अभी देखो जो भी टेबल दिखाया ना, देखो एन्युटी में क्या हो रहा है, बार बार पेमेंट या रिसिप्ट हो रहा है। तो एन्युटी को भी हम एक एग्जाम्पल से समझो। देखो यहाँ भी हम 2 साल वाला ही एग्जाम्पल लेंगे, सेम डेटा सेम सब कुछ लेंगे। तो यहाँ पर मान लो हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट कर, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे एफडी कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं कितने का, 10,000 पर एनम। ठीक है, मतलब हर साल मुझे 10,000 रुपए जमा करने। तो क्या ये ईयरली होगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, किसी भी पीरियोडिक पेमेंट में हो सकता है। हम ईयरली ले रहे हैं ताकि पहली बार हमें समझने में आसानी हो, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। और ये डिपॉजिट करें क्योंकि हमें क्या मिलने वाला है, 10% पर एनम इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। और हम लोग ये रिकरिंग डिपॉजिट करने वाले हैं फॉर 2 इयर्स। ठीक है, तो देखो सेम डेटा मैंने यहाँ भी लिया फॉर 2 इयर्स, ये भी 2 इयर्स। ठीक है, 10% पर एनम, ये भी कंपाउंड है। ठीक है, 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लो।
यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट एन्युटी में भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ही एप्लीकेबल है। तो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, बस ये है कि ये रिकरिंग डिपॉजिट है और ये एफडी है, ठीक है। तो अब फर्क देखते हैं। तो फर्क क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले 10,000 रुपीज जो है वो 10,000 रुपीज हम लोगों ने डिपॉजिट किया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका अमाउंट कितना होगा, 10,000 इंटू सेम अमाउंट हो जाएगा, यहाँ से देख देख के लिख देते हैं, 10% इंटू 12/12, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,000 रुपए, ठीक है। सॉरी 10,000 रुपए। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना बनेगा, तो हम लोगों ने बैंक में 10,000 रुपए रिकरिंग डिपॉजिट वाला स्कीम लिया था, तो पहले साल के एंड में हमारा 1,000 रुपए आ गया, तो 11,000 हो गया। अब बैंक क्या हमें इस पे इंटरेस्ट देगा, नहीं, अभी बैंक बोलेगा फिर से डिपॉजिट करो। क्यों, क्योंकि आपने तो ईयरली रिकरिंग डिपॉजिट किया है ना, साल खत्म हो गया, तो आपको फिर से 10,000 रुपए देना है, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है, ठीक है, यहाँ स्टार लगा देते हैं कि हमें फिर से 10,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे, तब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो 10,000 रुपए और इधर से 11,000 रुपए, तो कितना हो गया, 21,000 रुपीज। अब ये 21,000 रुपीज के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो 21,000 इंटू 10% इंटू 12/12, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 2,100, ठीक है। तो आखिर में हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे, देखो यहाँ पर हम लोग का कितना बना था, यहाँ पर हम लोग का बना था 21,000 और 2,100 और मिल गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 23,100, ठीक है। ये हमारे अमाउंट बन जाएंगे। तो अगर हम लोग एन्युटी कर रहे हैं तो ये फर्क हो गया। अब ये देखो सिंगल कैश फ्लो नहीं रहा, ठीक है, ये क्या बन गया, इसको इसको हम लोग बोलेंगे एन्युटी। ये सिंगल कैश फ्लो नहीं रहा। सिंगल कैश फ्लो का मतलब एक ही बार हम लोगों ने कैश आउटफ्लो करवाए, पहली बार, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने दो दो बार कैश आउटफ्लो करवाए। अब ये एन्युटी हुआ कि नहीं, देखो चार जो सर्च था, कंडीशन था, उससे मैच करो। तो हमें पीरियोडिक पेमेंट करना था, हम लोगों ने ईयरली पीरियोडिक पेमेंट किया, सेम अमाउंट किया, 10,000 10,000 रेगुलर किया, कोई ब्रेक नहीं किया, लगातार 2 साल किया। और कितने टाइम के लिए ये वाला पूरा इन्वेस्टमेंट था, 2 साल के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम के लिए था, हमें पता ही नहीं कितने टाइम के लिए, तब भी एन्युटी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोगों ने यहाँ ये जो स्कीम आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट वाला जो स्कीम फॉलो किया, उसमें इन्वेस्ट कितने रुपए का किया, तो बोलो यहाँ इन्वेस्टमेंट कितने का था और रिटर्न कितने का मिला, क्या बताना चाहोगे आप लोग, इन्वेस्टमेंट कितने का था और रिटर्न कितने का था। कितना रुपए हम लोगों ने बैंक में दिए, आरडी बैंक में भी होता है, पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी होता है, बोलो कितने रुपए दिया बैंक में, कितना बार इन्वेस्टमेंट किया, बोलो। मैम 20,000 हमने इन्वेस्ट किया। 10,000 और 10,000, 20,000 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, रिटर्न कितना मिला, दो बार जो इंटरेस्ट मिला, 3,100। ये देखो 20,000 लगा के, 10 10 20,000 लगा के 23,100 मिला ना, तो इतना हमारा रिटर्न हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या एन्युटी का भी फॉर्मूला होता है जो कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला, हाँ होता है ना, एन्युटी का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको भी हम प्रेजेंट, इस एन्युटी का सारा फॉर्मूला ही प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू से ही होता है। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कुछ अलग मतलब नहीं है, मैंने यहाँ पर समझा दिया। हमें जो भविष्य में मिलने वाला है उसे फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे, और जो हम लोगों ने लगाया उसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्योंकि एन्युटी का काफी सारा फॉर्मूला है, तो इसको अभी हम इस एग्जाम्पल को फॉर्मूले में नहीं दिखा के सारा फॉर्मूला एक बार लिखवा देते हैं कि हमें क्या क्या फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले एन्युटी ना दो तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ एन्युटी। एक होता है एन्युटी रेगुलर, और एक होता है एन्युटी
ड्यू। ठीक है, अब ये रेगुलर और ड्यू क्या है बताते हैं। रेगुलर का मतलब हो गया, लिखो पहले फिर हम बताते हैं। इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। और एन्युटी ड्यू का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दैट इज ब्रैकेट में इमीडिएट। तो इसका एग्जाम्पल देने के पहले हम एक बार ये समझाते हैं, देखो कि एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू का मतलब क्या बोला। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना कि अगर आप लोग मान लो कोई लैपटॉप ले रहे हो इंस्टॉलमेंट में या मोबाइल ले रहे हो, ठीक है, तो जैसे इस मंथ में, ये मंथ तो खत्म होने को आ रहा है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो मंथ है मान लो उसमें तुम लोगों ने जाके 5-6 तारीख के अंदर कुछ खरीद लिया, ठीक है। अब ना, जब अगर ये चीज तुम लोगों ने इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, मतलब ईएमआई देके खरीदा है, तो कभी भी जिन्होंने सेल किया, सेलर कभी ये नहीं बोलेगा कि इस मंथ से आपका ईएमआई लगेगा। अरे भाई, मेरे पास अगर पैसा होता ना तो हम पैसा ही ना दे देते। तो अगर मैंने आज खरीदा, अगर मुझे कोई बोलेगा कि इसी मंथ से आपका ईएमआई चालू हो जाएगा, तो मेरे लिए तो मुश्किल हो गया। तो टाइम दे देता है, ठीक है, कि जैसे नॉर्मली इस मंथ में खरीदा तो नेक्स्ट मंथ में या मंथ के एंड से, ठीक है, नॉर्मली नेक्स्ट मंथ से जो है एंड ऑफ द पीरियड या नेक्स्ट मंथ से जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे मान लो अगर एकदम स्टार्टिंग में लिया तो एंड ऑफ द मंथ, और बीच में लिया तो मान लो नेक्स्ट मंथ, ऐसे करके स्टार्ट किया जाता है। बैंक में भी लोन लोगे कभी, अगर मान लो होम लोन वगैरह लिया तो लोन, मान लो लोन पास होने में टाइम लगता है, तो लोन जैसे ही सैंक्शन हो गया, मान लो लोन सैंक्शन हुआ किसी मंथ के 5 तारीख को, ठीक है, तो जो ईएमआई है ना वो या तो एंड से स्टार्ट होगा मंथ के, या फिर जो है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है। तो एन्युटी रेगुलर का मतलब है जब इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो नॉर्मली जब हम लोग कोई भी चीज लोन पे लेते हैं, कोई भी चीज, ठीक है, तो लोन के केस में ये एन्युटी रेगुलर फॉलो किया जाता है। तो एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं, जनरली यूज्ड फॉर लोन। ठीक है, ये लोन लेने के लिए ये कंसेप्ट यूज होता है। मतलब लोन लेने पे लोन लेने वाले को भी ये फैसिलिटी मिलता है, लोन देने वाले को भी ये फैसिलिटी रखना पड़ता है। अब एन्युटी ड्यू क्या है, देखो पढ़ो एक बार उसमें क्या लिखा है मैंने। हाँ, तो एन्युटी ड्यू में मैंने क्या लिखा है, इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से स्टार्ट होता है। तो मतलब जस्ट इमीडिएटली, अभी लिया अभी से स्टार्ट है। तो ये कब यूज होता है, जनरली फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जनरली यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मान लो हम लोग करना चाहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हमें क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो अगर हम बोलेंगे कि मैंने स्कीम पढ़ लिया, सब ठीक लगा कि भाई मुझे आरडी करना है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम आरडी का पैसा, हम बोलेंगे मुझे इंटरेस्ट इसी मंथ से दे दो, ठीक है, मैं मेरा इंटरेस्ट इसी मंथ से ड्यू कर दो, हम पैसा नेक्स्ट मंथ से देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब हम लोग उस मतलब स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, करने का सोच रहे हैं, तभी हमें पेमेंट करना है। इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग इंटरेस्ट हमें अभी से ड्यू कर दो, हम लोग पेमेंट बाद में करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। तो नॉर्मली जो भी इन्वेस्टमेंट वाला केस होता है उसमें हमें बिगिनिंग में ही इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। तो जब बिगिनिंग में देते हैं तो उसे बोलते हैं एन्युटी ड्यू, और जब एंड में देते हैं उसे बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। तो ये चीज याद रखना है, किसे एन्युटी ड्यू और किसे एन्युटी रेगुलर बोला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा और फॉर्मूला भी चेंज हो जाए। अब नेक्स्ट लिखेंगे कि एनुइटी का क्वेश्चन है, ये कैसे समझेंगे। तो उसका हम थोड़ा बहुत हिंट्स दे देते हैं कि ये सब कुछ याद नहीं करना है, मतलब कुछ याद नहीं करना है, अभी जो लिखवाएंगे वो समझना है बस, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये सब रटना पड़ेगा। हाउ टू आइडेंटिफाई
if question is of annuity. क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं हम लोग कैसे ये समझ सकते हैं, तो क्या हिंट्स देख के समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का वर्ड यूज हुआ है, यूज ऑफ वर्ड्स लाइक, कुछ इस तरीके के शब्द यूज हुए हैं, जैसे कि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में एन्युटी वर्ड हमें मिल जाए तब तो बहुत अच्छा बात है। अगर क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है, कैसे, मान लो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें बोला कि एन्युटी, तब पता चल गया कि भाई ये एन्युटी का क्वेश्चन है। लेकिन अगर नहीं बोला, तो मान लो ऐसा बोला कि इंस्टॉलमेंट, ऐसा कोई वर्ड है, तो इंस्टॉलमेंट तो एन्युटी को ही बताता है ना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो गया, कोई चीज इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं या जो भी करे, तो उसमें तो ये चार चीज हमारा फॉलो जरूर होगा ना, कि इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो पीरियोडिक पेमेंट करना पड़ेगा सेम अमाउंट का रेगुलरली, और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें करना पड़ेगा, जितने दिन का हमारा इंस्टॉलमेंट चलेगा इंस्टॉलमेंट। और अब इंस्टॉलमेंट जैसे, या फिर ऐसे कुछ हमारे पास लैंग्वेज है या वर्ड है बोले तो, जैसे कि ईच ईयर, या फिर ईच मंथ, या फिर ईच क्वार्टर, ठीक है, इस तरीके का कोई लैंग्वेज यूज हो रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन डेफिनेटली एन्युटी का है। ठीक है, वैसे मैंने 4 पॉइंट बता दिया है जिससे हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं। फिर भी ऐसे अगर वर्ड है तो इससे हमें हिंट्स मिलता है कि ये क्वेश्चन एन्युटी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एन्युटी इन क्वेश्चन। अब कौन सा एन्युटी का क्वेश्चन दिया है, मतलब एन्युटी रेगुलर या एन्युटी ड्यू, क्या ये हम लोग क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं। हाँ देखो, समझना तो पड़ेगा, नहीं तो करेंगे कैसे, कैसे समझ सकते हैं वो हम लिख पाते हैं। तो इफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए हम सिर्फ क्यू लिख देते हैं। ठीक है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है कि एन्युटी ड्यू है कि एन्युटी रेगुलर, देखो अगर क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि एन्युटी ड्यू है एन्युटी रेगुलर है, तब तो फॉलो द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट व्हेन इंस्टॉलमेंट आर स्टार्टिंग, मतलब कब इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा है, एंड में, पीरियड के एंड में या पीरियड के शुरुआत में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना एंड ऑफ द पीरियड या फिर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अगर इस बारे में क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोला है, देन क्या होता है, वी विल यूज एन्युटी रेगुलर, एक्चुअली लिख दो वी विल एज्यूम। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज एज्यूम करना है कि क्वेश्चन मेरा एन्युटी रेगुलर, मतलब मुझे एन्युटी रेगुलर मान के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आया कि क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है, देन ऑलवेज एजम्पशन कि क्वेश्चन एन्युटी रेगुलर का है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट और एक चीज लिखेंगे, एन्युटी ड्यू is used when question using words like, मतलब अगर हम लोग का क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का है तो क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके के वर्ड्स मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का है। कैसा वर्ड है, तो देखो वर्ड कुछ इस तरीके का है, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, आज से ही। ठीक है, तो एन्युटी ड्यू का तो कंसेप्ट ही वही है, इमीडिएटली, अभी से, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, या स्टार्टिंग इमीडिएटली ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके का लैंग्वेजेस जब यूज हो रहा है तो समझ के चलना चाहिए हमें कि ये क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एन्युटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, एन्युटी का फॉर्मूला लिख देते हैं,
एन्युटी फॉर्मूला। तो देखो, फ्यूचर वैल्यू मतलब जो अमाउंट हमें मिलेगा या जो अमाउंट हमें देना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू का मतलब अमाउंट हो गया। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का अगर रेगुलर का फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब एन्युटी रेगुलर में अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 + i होल टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाई आई। ये फॉर्मूला यूज करना होता है। और ए का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ एन्युटी, ठीक है। बाकी सारा जो कंसेप्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तरह ही है। आई मतलब एडजस्टेड इंटरेस्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन। टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। ये हो जाए। अच्छा, अब यही अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे एन्युटी ड्यू का, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अभी देखने में लगेगा बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, नहीं ऐसा नहीं, याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इंटू 1 + i मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर मतलब ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है वही वाला, इंटू 1 + i, ठीक है। अब इसमें एक बार 1 + i क्यों हुआ है वो भी हम बता देंगे कि क्यों हुआ। इसमें भी ए आई एन सभी कंसेप्ट बराबर है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने का भी बोल दो, ठीक है, बोल ही सकता है। A/i 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर। और अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालना चाहते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर 1 शॉर्टर पीरियड प्लस इनिशियल कैश। तो सभी फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे हम सारे फॉर्मूले को समझाते जाएंगे कि कैसे करके होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू भी हमें निकालने बोलता है। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे थे तब भी हम लोग कितना बार पी निकालते थे, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा तो पी निकालते थे ना, वहां हम लोग पी लिखते थे प्रिंसिपल वैल्यू को। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब मैंने यहाँ पर भी तुम लोग को कंपेयर करके बता दिया, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो अगर हमें इसमें भी ये जो है इसमें भी अगर हमें कभी बोले प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर, बस फॉर्मूला इधर उधर ट्रांसफर करने से इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। तो जो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखा था उसका जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पर भी वही होता है, बस फॉर्मूला अलग है। क्यों? क्योंकि इसका कंसेप्ट अलग है। यहाँ पर हम लोग बार बार पैसा देते हैं या बार बार पैसा लेते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला समझाने के लिए हम अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एक फॉर्मूला समझा देंगे ना तो बाकी वैसे ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो, हर अगर देखोगे तो रेगुलर के साथ ड्यू का फॉर्मूला लिंक्ड है। देखो रेगुलर का फॉर्मूला और उसमें बस एक एक्स्ट्रा इनटू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए हमें बस कोई एक फॉर्मूला याद हो गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सेम तरीके से ये वाला भी देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर 1 शॉर्टर पीरियड, वो हम बता देंगे कैसे होगा, प्लस इनिशियल कैश फ्लो। चलो पहले हम एक एग्जांपल जो लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। आरडी, अच्छा आरडी नहीं लिखते, लिखते हैं ईयरली डिपॉजिट ऑफ 5,000 फॉर 4 years starting from end of the period
एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने क्या बोला है कि हमें ईयरली डिपॉजिट करना है 4 इयर्स के लिए। कब डिपॉजिट करना है? एंड ऑफ द पीरियड में। ठीक है, और 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो ड्रॉ करके हम समझाएंगे। ठीक है, तो पहले तो 4 इयर्स का हम डेटा बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4। ठीक है, हर ईयर के एंड में हमें डिपॉजिट करना है 5,000। तो यहाँ 5,000, क्योंकि इस साल का एंड ये है, ये नेक्स्ट ईयर का एंड ये वाला है, फिर नेक्स्ट ईयर का एंड ये वाला है, फिर नेक्स्ट ईयर का एंड हमारा ये वाला है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, हमें हर बार इंटरेस्ट मिलेगा। कितना करके इंटरेस्ट मिलेगा? 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो जब मैंने पैसा यहाँ डिपॉजिट किया है, ये वाला 5,000, ये 5,000 के ऊपर हमें कितने साल तक इंटरेस्ट मिलेगा ये बता सकते हो? जैसे मान लो कि ऐसे करके होगा तो हम बाद में ये चीज लिखेंगे। हम पहले ये पूछते, जैसे ही ईयर एंड आया पहले साल का, तो मैंने 5,000 डिपॉजिट कर दिया। अब इस 5,000 के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने समय के लिए इंटरेस्ट मिलेगा? बोलो कितने समय के लिए? ये पूरा समय के लिए। हाँ बोलो कितना। बोलो बोलो और बात। 3 साल के लिए 10%। আরেকবার বলবে কথাটা না কেটে যাচ্ছে। टाइम बोलो, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये पूछ रहे हैं। टाइम बता सकते हो? यहाँ डिपॉजिट कर दिया, ये कितना टाइम दिख रहा है? यहाँ से मिलेगा ना, ये इस पीरियड में तो नहीं मिलेगा। जब मैंने ईयर एंड में किया तो मुझे इस साल के लिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आगे के टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। तो वो टाइम पीरियड कितना है? 3 साल। हाँ, 3 ईयर। ठीक है, फिर हम लोगों ने 3 इयर्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने 5,000 फिर से डिपॉजिट कर दिया। तो इस 5,000 के लिए हमें आगे जाके कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट मिलेगा? 2 इयर्स, है ना? 1 साल कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो 2 इयर्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। और फिर से जब हम लोग यहाँ 5,000 डिपॉजिट करेंगे, ये थर्ड टाइम, तो हमें इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा? 1 ईयर का मिलेगा। ठीक है, और जब हम लोग ये वाला 5,000 फिर से हमें देना पड़ेगा ना, 10% हमें 4 साल के लिए देना है। यहाँ 5,000 दिया तो इस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आगे का कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। इंटरेस्ट ड्यू होगा तब ना मिलेगा, तो कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो ये देना है, लेकिन बैंक हमें ये 5,000 का 5,000 ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या करेगा वो देखेंगे। तो पहले 5,000 पे 3 साल का इंटरेस्ट दे देगा 10% बेसिस पे। दूसरे वाले 5,000 के लिए भी 2 साल का इंटरेस्ट दे देगा 10%। तीसरे वाले 5,000 के लिए 1 साल का इंटरेस्ट दे देगा। और जो आखिरी वाला 5,000 है उसके लिए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ईयर एंड में दे रहे हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट और होगा नहीं, क्योंकि स्कीम खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इंडिविजुअली एक बार कोशिश करें समझने का, तो देखो ये 5,000 रुपए 3 साल में कितना हो जाएगा। मतलब अगर हम इसका ऐसे निकालते हैं, 5,000 इंटू 1 + 10% टू दी पावर 3 हो जाएगा ना। अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में कर देते, कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो होता है ये, देखो बाकी हम फॉर्मूले के साथ उसे इक्वल करके दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो मैंने यहाँ पर एन्युटी का दिखाया, ये वाला तो कंपाउंड इंटरेस्ट करके ही आएगा ना। ये देखो, ये जो 10,000 रुपए का 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला और ये बन गया 11,000, इसको अगर हम लोग ऐसे करते A = P × 1 + I होल टू दी पावर n, तो भी हम लोग का 11,000 आता। कैसे? ये देखो, A ये हो गया 10,000, तो 10% ये हो गया 10 / 100 + 1, तो 1.1 इंटू 10,000। तो ये देखो 11,000।
ठीक है। फिर नेक्स्ट बार जब हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी आ जाएगा, a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ये वाला भी हम लोग का आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? p अभी हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे, देखो अभी हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं 21,000, तो 21,000 पे 1 + 10% कर लो टू दी पावर, ये 1 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 1.1 आएगा, तो 21,000 इंटू 1.1, तो ये देखो 23,100। लेकिन इतना बार करना तो मुश्किल है ना, जैसे 4 बार बोला तो ये 2 बार में कितना टाइम लग गया, तो इस वजह से एन्युटी का अपना एक अलग ही फॉर्मूला दिया हुआ है, जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से एक ही बार फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज अभी हम फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके बता देंगे। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से आराम से हो जाएगा, कंसेप्ट वाइज अगर चलेंगे तो 5,000 पे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, फिर 5,000 के साथ इंटरेस्ट जुड़ के जितना हुआ प्लस ये 5,000, देन उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन वो तो टाइम टेकिंग होगा। तो हम लोग अलग अलग करके ऐसे देख रहे हैं, जैसे ये पहला 5,000 3 साल में कितना बन जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू 5,000, तो ये बन जाएगा हम लोग का ये शायद गलत आ गया, 1.1 इंटू 2 3 इंटू 5,000, ये 3 साल के लिए, तो ये हम लोग का आ गया 6,655। ठीक है, पहला 5,000 इतना हो जाएगा। फिर ये सेकंड वाला 5,000 क्या होगा, इसमें अगर ए निकालेंगे तो 1/10% टू दी पावर 2, ये 2 साल का है, तो हम इंडिविजुअली सबका निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5,000 10 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू इक्वल टू इंटू 5,000, तो 6,050। ठीक है, ये बन जाएगा 6,050। और ये वाला 5,000 इंटू 1 + 10% टू दी पावर 1, तो ये हो जाएगा 5,500। और ये 5,000 पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों का ये जब खत्म हो जाएगा तो हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो टोटल हमें कितना मिलेगा, पहले साल के 5,000 से 6,655 मिलेगा, दूसरे साल वाले से 6,050, उसके बाद 5,500, और लास्ट वाले से 5,000 का 5,000 ही रह जाएगा। मैंने सभी को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो 6,050 लिखा हुआ है, तो उसको लेके हम कर देते हैं 5,000 + 5,500 + 6,655, तो टोटल हमें मिल जाएगा 23,205। ठीक है, मैंने इस तरीके से कर दिया, और एक तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे 5,000 दिया। ठीक है, तो 5,000 पे 3 साल का इंटरेस्ट कैसे होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं कि 5,000 ऐसे करके, तब और भी ज्यादा टाइम लगेगा। 5,000 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 3 इयर्स के लिए, तो 3 इयर्स के लिए कैसे हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए ऐसे होगा 10% इंटू 12/12। ठीक है, तो फिर इसमें हम एक दिखा देते हैं, ये 6,655 कैसे आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का, आई थिंक 5,000 का 10% 500 रुपए हो जाएगा, 5,000 का 10% हो जाएगा 500 रुपए। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 5,500, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसके ऊपर मिलेगा 10% इंटू 12/12, तो ये 5,000 इंटू 10%, ये हो जाएगा मेरा 550। ठीक है, अब उसके बाद हो जाएगा 550 + 5,000, तो ये अमाउंट बन जाएगा 5,550 इंटू 10% इंटू 12/12, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट बनता है 555। टोटल कर लो, 555 + 550 + 500। ठीक है, तो हो गया 1,605। अब इसमें 5,000 ऐड कर लो, तो देखो कितना आता है 6,605। अच्छा, ये सेकंड वाला निकल गया क्या, ये 6,605 आ गया, कैलकुलेशन कुछ गलत हो गया, नहीं तो आना चाहिए 6,655 ही आना चाहिए। देखते हैं क्या गलत कर दिया मैंने, 5,000 पे 10% 500, फिर 5,500 पे 10% 550 + 500 + 5,000 6,050। अच्छा, ये गलत हुआ, 6,050 इस पे होना चाहिए था 10%, ये कैलकुलेशन गलत हुआ था, 605 होगा ये वाला। अब देखो 605, 500 और 550, तो ये हो गया 1,655 + 5,000, ये देखो
ये आ गया 6655। तो कैसे भी करो आ जाएगा ना, हमें तो कंसेप्ट वाइज चलना है, ठीक है, ताकि हम लोग फॉर्मूला समझ पाए। तो ये 5,000 का ऐसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो हर साल जुड़े हुए अमाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा, तो इतना हो गया। इस 5,000 पे ऐसे करके इतना, इस ऐसे करके इतना, तो ओवरऑल हम लोग का इतना अमाउंट हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर मुझे फॉर्मूले में करना है तो हम कैसे करेंगे? पहला बात है, ईयर एंड में हम लोग पैसा डिपॉजिट करें, तो क्वेश्चन हमारा बन गया एन्युटी रेगुलर का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ये निकालना है, ठीक है। अब एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला क्या है? तो ये थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा फॉर्मूला। ये हो जाएगा ए इंटू 1 + i होल टू दी पावर इन -1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। ए का मतलब हो जाएगा एन्युटी, मैंने पहले लिखवा रखा है। तो एन्युटी का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 5,000, हर बार 5,000 दे रहे। एडजस्ट नहीं करना पड़ा इंटरेस्ट रेट को, डायरेक्ट 10% हो जाएगा। नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना होगा? ये भी 10%, ठीक है। नंबर ऑफ टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो एक साल में एक बार कन्वर्जन होता है, एक बार इंटरेस्ट मिलता है, तो 4 साल का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स हमें कितना बोल रखा है? 4। तो 4 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो फिर 4 बार कंपाउंडिंग होगा, मतलब 4 बार ये जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू 234 -1 डिवाइडेड बाई 10%, पहले ये कर लें, ये जितना भी आया इंटू 5,000। तो कैलकुलेटर पे ये करने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बस कैलकुलेटर सही तरीके से चलाने आना चाहिए। तो पहले मैंने ये वाला कैलकुलेशन किया, फिर उससे -1 किया, फिर ये डिवाइड कर दिया, फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो ये कितने जल्दी आ गया, 23,205। लेकिन इसमें कितना टाइम लगा ना, तो इसीलिए फॉर्मूला बना हुआ है और कुछ नहीं। और इसीलिए हमें फॉर्मूला याद भी करना है, नहीं तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर बिना फॉर्मूले के करने जाओ, जो कि कंसेप्चुअल है, वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिख के दिखाया कि ये ऐसे ऐसे करके हम लोग तो बिना कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि 1 मार्क के लिए हम लोग इतना ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकते है ना। एक क्वेश्चन में 1 ही मार्क रहेगा, तो उसी हिसाब से हमें टाइम अलॉट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर अगर यूज करें तो ऐसा हो गया। अब अगर एन्युटी ड्यू हुआ, तो देखो फॉर्मूले में दिया हुआ है कि 1 + i और एक बार होना चाहिए, मतलब पूरा फॉर्मूला सेम है, और एक बार 1 + i होना चाहिए। अब देखो अगर ये मेरा एन्युटी रेगुलर होता, तो उसमें क्या होता पता है? एन्युटी रेगुलर होता, अगर ये सेम क्वेश्चन ही मेरा एन्युटी रेगुलर होता, तो ये 5,000 ईयर एंड के जगह 5,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दिया जाता। मतलब यहाँ पर एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, और यहाँ एक बार, ठीक है। तो इसका मतलब इस पे हमारे 4 साल का इंटरेस्ट लगता, इस पे 3 साल का इंटरेस्ट लगता, ठीक है। इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगता, और इस पे 1 साल का, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में देंगे तो हमें 1 साल का इंटरेस्ट और मिलेगा। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता? तो बोल रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर जो है वो तो होता ही, मतलब a इंटू 1 + i होल टू दी पावर इन -1 डिवाइडेड बाई आई, और इंटू 1 + i एक बार और करना पड़ता। मतलब जैसे हम लोग एन्युटी रेगुलर जब कर रहे हैं, तब हम लोग जो है देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग 4 बार इसे कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 10% को हम लोग 4 बार कंपाउंडिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग करेंगे 4 बार के साथ और एक बार भी हमें करना पड़ेगा। देखो 1 + i एक बार और कंपाउंडिंग क्यों होगा? जैसे कि इस 5,000 पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इस 5,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। बात इतना है कि हम लोग दोनों स्कीम में ही 4 बार 5,000 दे रहे हैं, चाहे वो एन्युटी ड्यू हो चाहे वो एन्युटी रेगुलर हो। लेकिन एन्युटी रेगुलर पे बस 3-5 हजार पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, चौथे वाले पे नहीं मिल रहा है। लेकिन एन्युटी अगर ये हमारा ड्यू होता, तो हमारे चारों 5,000 पे ही हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। इस वजह से फॉर्मूले में वो चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम दिखा देंगे, ठीक है। तो अभी तो देखो मतलब कैसे करके पूरा एप्लीकेबल होगा वो बता देंगे, लेकिन कंसेप्ट आई थिंक समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर 1 + i हो रहा है। क्योंकि ये सिस्टम और ये सिस्टम में मेन फर्क ये है कि एक में ईयर एंड में या मंथ एंड में या जो भी पीरियड है उसके एंड में पैसा दिया या लिया जा रहा है, और ड्यू में क्या होता है? बिगिनिंग में। तो अगर बिगिनिंग में होगा तो एक एक्स्ट्रा जो है हम लोग जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं, देखो यहाँ भी 5 बार ही करेंगे, वहां भी 5 बार करेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट में यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब 4th
वाले 5000 पे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम इसे कर देते हैं एन्युटी ड्यू का, तो हमारे 4th वाले 5000 पे भी इंटरेस्ट मिल जाता है। इस वजह से ये वाला किया गया है 1+i, मतलब और एक बार इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपए के ऊपर। एक्चुअली 1 रुपए के ऊपर करके ही कैलकुलेशन होता है कि 1 रुपए पे 10%, इसका मतलब ये हो गया। देखो 1 रुपए पे 10% मतलब 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। ये देखो एक्चुअली इस फॉर्मूले का भी कंसेप्ट क्या है पता है? 10% मतलब 10/100 +1 मतलब 1.1, मतलब 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। तो 5000 कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 1 रुपया 10 पैसे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का मतलब ये है। तो फॉर्मूले का भी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही फॉर्मूला बना दिया गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग ये एक एग्जाम्पल सीखा। अब और थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हमें लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू, क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू, इस पे भी काफी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ठीक है, तो देखो फ्यूचर वैल्यू का मतलब जो है, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला टुमारोज वैल्यूज ऑफ टूडेज मनी, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मीन करना चाह रहा है या डायरेक्टली ऐसा लिखा हुआ है आज के पैसे का फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा, टुमारो मतलब आने वाले वक्त का बात हो रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू हो गया। ठीक है, इसका मतलब, या फिर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कंपाउंडेड यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंडिंग वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट लगाने के बाद क्या होगा, तो फ्यूचर वैल्यू का बात बोल रहा है। ठीक है, और अगर मान लो डिस्काउंटिंग वैल्यू बोलता है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू का बात कर रहा है। डिस्काउंटिंग वैल्यू जैसे कि देखो, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का मतलब हम बता देते हैं। जैसे बेसिकली बोल सकते हैं कि कंपाउंडिंग वैल्यू का मतलब है जो हमारा फ्यूचर वैल्यू, मतलब हम यहाँ लिखते कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग तो अच्छा होगा। देखो जैसे ये वाला क्या हो गया, कंपाउंडिंग, और ये क्या हो गया, ये डिस्काउंटिंग। देखो डिस्काउंट होने का मतलब कम होता है, और डिस्काउंटिंग मतलब डिवाइड होता है, कंपाउंडिंग मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो वो उसका वैल्यू ऑब्वियसली जो है क्वांटिटी मतलब अमाउंट में कम दिखेगा ना। जैसे ये 10,000 का 12,100 हो गया, तो हम लोग बोलेंगे ये कम है ये ज्यादा है, वो तो देखो काउंटिंग में कम ज्यादा है। लेकिन 2 साल में बैंक ने हमें इंटरेस्ट इसीलिए 2,100 रुपए दिया, क्योंकि 2 साल बाद 10,000 का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो 10,000 का फ्यूचर वैल्यू अगर पूछे, इंटरेस्ट अगर ऐसा चल रहा है तो 12,100, या कंपाउंडिंग अमाउंट मतलब इंटरेस्ट लगने के बाद, और डिस्काउंटिंग मतलब इंटरेस्ट लगने के पहले का। ठीक है, तो वो 10,000 हो जाएगा। तो इसीलिए कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग वाला लैंग्वेज भी यूज होता है। तो हमें यहाँ लैंग्वेज पे बड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमें करने क्या बोला है। फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है, प्रेजेंट वैल्यू बोला है, एन्युटी ड्यू है, एन्युटी रेगुलर है, बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, अब फ्यूचर वैल्यू पे और भी कुछ लिखते हैं कि कैसे क्वेश्चन में पता चलेगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या रह सकता है। ठीक है, ये तो कुछ वर्ड दे दिया मैंने, लैंग्वेज क्या हो सकता है, हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन इज ऑफ फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये तो वर्ड दिया। अब कुछ लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे कि ए सम ऑफ मनी विल बिकम्स। ठीक है, कुछ अमाउंट होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, कितना होगा, तो फ्यूचर वैल्यू यू विल रिसीव लाइक 10,000 आफ्टर 3 ईयर। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हें कुछ दिन बाद या 3 साल बाद 10,000 रुपए मिलने वाला है, एग्जाम्पल दिया है मैंने। ठीक है, मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये अमाउंट हमें फ्यूचर वैल्यू का बात बता रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, द अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट आफ्टर से 5 ईयर। अब ये क्या है,
देखो जैसे हमारे अकाउंट में पैसा अगर आता है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट आजकल सब कोई करते हो, तो पैसा चला जाता है तो योर अकाउंट इज डेबिटेड, पैसा आता है तो योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि अगर ऐसे बोल दिया जाए कि द अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट आफ्टर से 5 years, 5 साल बाद आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हो जाएगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बस लैंग्वेजेस है समझने के लिए। या फिर ऐसा, से 20,000 अमाउंट्स टू, कि 20,000 कितना होने वाला है, अमाउंट्स टू मतलब इतना होने वाला है, से 20,000 अमाउंट्स टू इतना हो जाएगा, इस तरीके का अगर बात बोल दिया है तो ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। तो ये सब कुछ रटना नहीं है, बस लैंग्वेजेस को समझो, थोड़ा सा दिमाग में रखो, जब क्वेश्चन करेंगे उसके साथ मैच होके समझ में आना चाहिए। फिर नेक्स्ट थोड़ा प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही करने वाले हैं हम लोग। तो प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कैसे लैंग्वेजेस हो सकते हैं, तो हम पहले वर्ड लिख देते हैं, जैसे कि टूडेज वैल्यू ऑफ टूमोरोज मनी, आगे जाके मिलने वाले पैसे के आज का वैल्यू। जैसे मुझे अगर मान लो 2 साल बाद 10,000 मिलेगा, तो उसका आज का वैल्यू कितना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू का बात कर रहे हैं, तो टूडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी, ठीक है, ऐसा अगर बोल दिया। या फिर बोल दिया डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है उससे डिस्काउंटिंग करने बोल रहे हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में पहुंचने बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन इज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब लैंग्वेजेस कैसे हो सकता है, जैसे कि मिस्टर ए बोरोज मिस्टर ए बोरोज 10,000, बोरोइंग इज ऑलवेज टूडे। बता देते हैं इसका मतलब। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि मिस्टर ए ने 10,000 रुपए बोरो किया, तो आज मतलब बोरो किया मतलब अभी का बता रहा है, ठीक है, कि मिस्टर ए ने 10,000 रुपए लिया है, तो ये आज का वैल्यू बता रहा है। तो ये बोरोइंग हमेशा आज का ही होगा, मैंने लोन लिया तो फिर आज का वैल्यू होगा ना। हम 10 साल बाद लोन लेंगे, उसका वैल्यू थोड़ी ना मुझे ऐसा कुछ दिया जाएगा या पूछेगा, ठीक है। तो बोरोइंग, अगर कोई बोरोइंग हो रहा है तो फिर वो आज का ही वैल्यू बताएगा जिस दिन बोरो हो रहा है। व्हाट इज द लोन अमाउंट, अगर हमें ऐसे पूछे व्हाट इज द लोन अमाउंट, लोन का वैल्यू कितना था, तो फिर आज का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि लोन अमाउंट तो आज का होगा, जब हम लोग उसे रीपे करेंगे तो वो फ्यूचर का वैल्यू होगा, ठीक है। चलो अभी जितना भी हम लोगों ने समझा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन है। ये वाले एग्जाम्पल 25 से सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, देखो जो भी क्वेश्चन करेंगे हमें क्या क्या समझना पड़ेगा, सीक्वेंस में समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा एन्युटी का है कि सिंगल कैश फ्लो का है। अगर एन्युटी का है तो फिर एन्युटी रेगुलर का है कि एन्युटी ड्यू का है, ये तीन चीज हमें आइडेंटिफाई करना। तो देखो यहाँ पर you invest 3,000 in 2 years investment and pays you 12% per annum, calculate the future value of the investment। तो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है, वो तो समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि you invest 3,000 in a 2 year investment, 2 साल के इन्वेस्टमेंट में हमें 3,000 रुपए देना है। तो बोलो क्या ये एन्युटी है या फिर नहीं है, सिंगल कैश फ्लो है। सब कुछ तो लग रहा होगा, एन्युटी अगर होगा तो जो भी डिपॉजिट करना है हमें, वो हमें लगातार करते रहना है, चाहे वो हर मंथ हो, चाहे वो हर साल हो, चाहे वो हर क्वार्टर में हो, चाहे वो अ, हर 6 मंथ्स में हो, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हम लोगों को बोला है 3,000 इन्वेस्ट किए 2 साल के।
तो बोलो ये एन्युटी है कि नहीं है, ये क्वेश्चन। यस मैम। एन्युटी है, अच्छा बोलो एन्युटी के साथ पहले मैच करो कि क्यों एन्युटी है, ठीक है। जैसे मुझे बोलो क्या इसमें कोई पीरियोडिक पेमेंट है कि हम लोग 3,000 मंथली, ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, किसी भी तरीके से हम लोग 3,000 दे रहे हैं कि हर साल देंगे कि हर मंथ देंगे, किसके साथ मैच हो रहा है ये एक बार बताओ। या 3,000 रुपए हम लोग कुछ पीरियोडिक वे में दे रहे हैं। नो मैम। नहीं है ना, तो ये एन्युटी नहीं है। बोलो फिर कैसे दे रहे हैं 3,000 रुपए हम लोग। मतलब टू 3,000। इयर्स का एक। हाँ 2 इयर्स का एक ही बार में दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन हमारा बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का है, मतलब सिंगल कैश फ्लो का है। अभी हम लोग इस तरीके से समझेंगे तो ये एफडी जैसा हो गया। 3,000 दे देंगे, 2 साल बाद कितना मिलेगा। इंटरेस्ट 12% पर एनम, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फ्यूचर वैल्यू मतलब ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n। तो p की जगह p भी लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। p भी लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें निकालने बोला है कि कितना अमाउंट हमारा होगा, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ए निकालने बोला है। तो निकालेंगे कितना हम लोग डिपोजिट कर रहे हैं, 3,000। आई एडजस्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर 12% इंटरेस्ट मिल रहा है और 12% इंटरेस्ट साल में एक ही बार दिया जाएगा, तो फिर एडजस्ट करने का जरूरत नहीं। नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लिख के नहीं करे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने सारे क्वेश्चन में लिख के दिखाया। इन कैसे कैलकुलेट करते हैं, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। नंबर ऑफ कन्वर्जन मतलब साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो साल में एक बार मिलेगा। कितना साल का जो है इन्वेस्टमेंट है, 2 साल का, तो 2 साल में 2 बार मिलेगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 100 +1 इंटू इक्वल टू इंटू 3,000, तो 3763.2, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू यानी अमाउंट हो जाएगा 3763.1, 0.20। अच्छा मेरा क्या 12 नहीं, 0.20 मेरा दिया है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह समझाया है मैंने जो तुम लोग को अपने हिसाब से समझा। फिर 26 नंबर एग्जाम्पल, इसमें बोला है कि फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब देखो क्वेश्चन खुद बोल दिया कि ये एन्युटी का ही, तो हमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। हमें एन्युटी के फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, एन्युटी तो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खुद बता दिया, चलो एक झंझट तो मिटा। लेकिन एन्युटी रेगुलर है कि एन्युटी ड्यू है, वो तो समझना पड़ेगा, तो पढ़ के देखते हैं। बोला है कि द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 500 मेड एनुअली फॉर 7 इयर्स। तो सबसे पहले देखो कि ये एन्युटी कैसे होगा। 7 साल के लिए हमें कितना करना है, 500 रुपए करके क्या करना है। बोला है कि फ्यूचर वैल्यू निकालो, अगर एन्युटी है हमारा 500 रुपए का, मतलब 500 रुपए हम लोग हर साल पेमेंट कर रहे हैं 7 साल के लिए, ठीक है। तो एन्युटी का रूल्स क्या है, सेम अमाउंट होना चाहिए, तो 500 500 500। पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए, तो जो है ईयरली चल रहा है, ठीक है। और स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए, तो 7 साल। और इरेगुलर नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि इरेगुलरिटी हो रहा है। तो 7 साल में कितना पेमेंट करना है, 500 रुपए करके। तो 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने 7 इयर्स कर दिया, बट बात यह है कि स्टार्टिंग में पे करना है 500 रुपए करके या एंड में पे करना है। पढ़ के देखते हैं आगे कुछ बोला है कि नहीं। रेट मिलेगा 14% कंपाउंडेड एनुअली, बस इतना बता दिया। क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में होना चाहिए कि एंडिंग में। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें हमेशा क्या मानना चाहिए, पढ़ के देखो मैंने बताया हुआ है कि एनुइटी क्या मानेंगे, रेगुलर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है। इसीलिए मैंने इतना सारा चीज लिखवाया, ठीक है। टाइम तो गया हमारा, बट
जो है हम लोग पक्का ये सीख सकते हैं, ठीक है। मतलब जब भी तुम लोग ये सारी चीजों को पढ़ोगे, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ दिन बाद नहीं करते हो, भूल जाते हो बाई चांस, तो भी ये पढ़ने से इतने ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि समझ में आ जाएगा। देखो, जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा कि इंस्टॉलमेंट कैसे होगा, तो हमेशा स्टार्टिंग मानना है, मतलब एन्युटी कब स्टार्ट है ये नहीं पता, तो हमेशा एन्युटी रेगुलर मानना है, यानी एंड। एन्युटी रेगुलर का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ द पीरियड। तो ये जो 500 रुपए है, ये हम लोग मान के चलेंगे कि हमें हर साल के एंड में देना है। तो यहाँ इस साल के एंड में एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, छ, और ये हो गया सात, 7 बार हमें देना है इस तरीके से। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब हम लोग कंफर्म हो गए कि हमें कौन सा वैल्यू यूज करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब उसका फॉर्मूला क्या है? देखो, हम तो इतना बार करते हैं तो मुझे याद हो गया, लेकिन जब हम तुम लोग की तरह स्टूडेंट थे तब भी मैंने याद किया था, अब तुम लोग को याद करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते हैं बार बार तो मुझे याद हो गया है, तुम लोग भी करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ए फॉर एन्युटी, एन्युटी कितने का है? 500, ठीक है। 1 + I मतलब इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन हमें बता रखा था कितना? 14%। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 14%। नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना होगा? एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, 7 साल में 7 बार इंटरेस्ट मिलेगा। आई का मतलब हो जाएगा 14%, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितना हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले 14/100 करना है, फिर +1 करना है, ये 7 बार मल्टीप्लाई करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर -1 कर दो, फिर डिवाइडेड बाय 14 परसेंटेज करो कैलकुलेटर पे, जो भी आया इंटू 500 करना। तो फिर आ जाएगा 5365, ठीक है। 5365.24 है, तो 25 अप्रोक्सीमेटली कर देते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं बोला था कि एन्युटी रेगुलर है कि ड्यू है, हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ा। तो फाइंड आउट करते हुए हम लोगों ने देखा क्वेश्चन साइलेंट, अगर साइलेंट है देन ऑलवेज एज्यूम कि एन्युटी रेगुलर है। तो ये देखो 5365.35। अब इनके साथ हमारा जो है आंसर थोड़ा मिसमैच इस कारण से हुआ क्योंकि इन्होंने 1.14 का वैल्यू अपने हिसाब से 2.5023 लिया है, तो हम लोगों ने ना उससे ज्यादा लिया है। कैसे हम बताते हैं? मैंने क्या किया, 14/100 किया, +1 कर दिया, ठीक है। फिर इंटू करके मैंने 7 बार किया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, तो मेरा भी उतना ही आ रहा है 2.5023, बट इन्होंने राउंड करके 23 कर दिया। और मैंने क्या किया, कैलकुलेटर पे पूरे डेटा लिखा हुआ था उस पे -1 करके, मतलब जो भी डेटा यहाँ कैलकुलेटर में अवेलेबल है पूरे से कैलकुलेशन कर दिया, तो मेरा आंसर थोड़ा सा डिफर हो गया। अगर तुम लोग इसको लेके करोगे तो आंसर सेम हो जाएगा। बाकी एग्जाम में ये सब नहीं बताता है, हमें खुद से निकालना पड़ता है। तब तुम लोग, हम मैंने जैसे किया वैसे ही करना है, कैलकुलेटर पे जो दिखेगा वो पूरा डेटा लेके यूज कर लेना है, और जो ऑप्शन नियरेस्ट होगा उससे आंसर कर देना। अब ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि 5365.25 भी है, 0.35 भी है, ऐसा होने का कोई चांसेस नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग देखना, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा कि हम लोग आंसर ये नहीं समझ पाए कि कौन सा ऑप्शन देना है, ठीक है। क्योंकि वो तो हो ही सकता है कि कौन 4 डिजिट लेके कर रहा है, कौन पूरा कैलकुलेटर में जो डिजिट है उसको लेके कर रहा है। तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि कैलकुलेटर पे जितने डिजिट है सभी को लेके करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं 27th वाला। ये पूछे थोड़ा सा कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं। जैसे बोल रहा है कि 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो इतने लाइन से कंफर्म कर सकते हो कि क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं। बोलो, ये पॉइंट देख के हमारा कौन कौन सा पॉइंट मैच होता है? एन्युटी होने के लिए क्या होना चाहिए? तो एन्युटी होने के लिए सबसे पहले, हाँ बोलो। ये एन्युटी का क्वेश्चन है। हाँ, ये एन्युटी का क्वेश्चन है। देखो, पीरियोडिक पेमेंट में क्या है? मंथली, ठीक है। सेम अमाउंट में क्या है? 200। अब रेगुलरिटी भी चेक कर लेते हैं। इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ईयरली इंटरेस्ट रेट है 6%। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट? ठीक है, 10 बार जब हम लोग ऐसे 200 रुपए दे रहे हैं ना, एक बार, दो बार, 3 बार, ऐसे करके जब 10th टाइम हम लोग 200 रुपए देने जाएंगे तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, ये पूछ रहा है, और ये हमें कुछ वैल्यू दे रहा है, ठीक है।
तो 10 बार हमें ये डिपॉजिट करना है। तो इसका मतलब देखो, जो हम एन्युटी यहाँ पर कंफर्म कर रहे थे ना कि एन्युटी है कि नहीं, तो पीरियोडिक पेमेंट कैसा है, मंथली है, अमाउंट कैसा है, 200 रुपए है, रेगुलर दे रहे, कोई इरेगुलरिटी हुआ ऐसा हमें नहीं बोला है, स्पेसिफिक पीरियड कितना है, 10 बार हम लोग दे रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, 10 बार दे रहे हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम जो है 10 टाइम्स हुआ। अब हमेशा आंसर 10 टाइम्स ऐसा जरूरी नहीं है, 2 साल का, 3 साल का हो सकता है, मंथ का हो सकता है, ठीक है, मतलब ये 10 मंथ्स है बेसिकली, हर मंथ दे रहे हैं। तो 10 बार पेमेंट करने के बाद पूछा है कितना वैल्यू होगा, मतलब 10 मंथ का ये हमें स्कीम दिया गया है, तो इसीलिए ये हमारा क्वेश्चन एन्युटी का हो गया। तो इस तरीके से पहचानना होता है कि क्वेश्चन हमारा एन्युटी का है या नहीं है। तो देखो, ये जो ड्रॉ है ये कुछ 10 बार हम ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। अब हमें 200 रुपए करके देना है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब हमें बता ही दिया है कब देना है, तो हमें कुछ खुद से अंदाजा लगाने का जरूरत नहीं। ये मान लो हर मंथ है, हर मंथ के एंड में हमें 200 रुपए करके देते जाना है। तो जैसे ही 10 मंथ्स खत्म हो जाए, क्योंकि बोला है आफ्टर 10th पेमेंट, ठीक है, तो 10 नंबर वाले पेमेंट होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, 10 नंबर वाले पेमेंट होने के बाद फ्यूचर वैल्यू कितना होगा ये पूछा है। तो एन्युटी है, पता चल गया। अब एन्युटी रेगुलर है कि ड्यू, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में हो रहा है, तो एंड होने से ही एन्युटी रेगुलर। एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला अभी अभी जो लिखा ये वाला, ठीक है, तो अभी देख देख के लिखो और याद करने का कोशिश करो, याद हो जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू एन्युटी रेगुलर का हो जाएगा a इंटू 1 + i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई i। तो एन्युटी कितना है, 200। 1 + i, यहाँ पर i एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 6% पर ईयर। तो इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, इंटरेस्ट है 6% पर एनम, ठीक है, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट रिसीव कैसे कर रहे हैं, तो कंपाउंडेड मंथली है। हमें ये पैसा मिलेगा, 6% मिलेगा अगर हम लोग 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मिलेगा कैसे, हर महीने मिलेगा, ठीक है। तो 6% अगर हमें पूरा 1 साल में मिलना है, लेकिन ये पैसा अगर हमें मंथली दिया जाएगा, तो हर मंथ कितना करके इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो कितना करके मिलेगा। ये अगर 12 महीने का इंटरेस्ट हो गया ना 6%, तो एक एक महीने में कितना करके मिलेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा। 6%, ये तो हमारा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास सभी ने मिस किया था, मुझे जितना याद है, बस 1 2 जन नहीं किया था। तो अगर तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देख लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर देखोगे लास्ट क्लास के एंड में भी मैंने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट देखना जरूरी है, तब जाके ये कैलकुलेशन मतलब देखो वैसे भी हम बता रहे हैं तो आसान ही लगेगा, लेकिन वहां देखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो उस और ज्यादा एफर्ट लगाए, क्योंकि यहाँ तो मुझे एन्युटी में एफर्ट लगाना ना, ये सिखा के आए हैं, तो ये क्लास जरूर देख लेना है तुम लोगों को, ठीक है, कि कैसे करके ये एडजस्टेड इंटरेस्ट हो रहा है। तो हम फिर से बता देते हैं, 1 साल में 6% मिलेगा, लेकिन हर मंथ करके मिलेगा। जैसे मान लो मुझे कोई 1 साल में 12,000 रुपए देगा, लेकिन हर मंथ करके देगा, तो मुझे कितना करके देगा, 1000 1000 करके 12 बार देगा, तो 12,000 हो जाएगा, हर मंथ 1000 करके देगा, तो वैसे ही हो गया। और एन क्या हो जाएगा, एन हो जाता है टी टू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है, ये भी वही का पॉइंट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कन्वर्जन पर एनम मतलब 1 साल में कितना बार कन्वर्जन होगा, तो कितना बार कन्वर्जन का मतलब कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हर मंथ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्योंकि मेरा 6% पर एनम है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट मंथली मिल रहा है, तो पूरे 1 साल में मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, अगर इंटरेस्ट मंथली मिल रहा है तो पूरे 1 साल में 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा। और मेरा ये टी जो है ये समय है, समय को मुझे हमेशा ईयर में दिखाना है, ठीक है। तो मेरा ये 10 महीने का इन्वेस्टमेंट है, तो 10 महीना मतलब कितना साल, 10/12, ठीक है। जैसे ये देखो 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है, तो 1 मंथ में 1/12 ईयर, तो 10 मंथ में कितना ईयर, 10/12, ठीक है, यूनिटरी मेथड, तो वैसे ही हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मुझे हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 मंथ्स में मुझे 10 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 0.5% हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 0.5% एडजस्टेड आई हो जाएगा। और इस पे देखो मैंने काफी बड़ा डिस्कशन
किया था, मतलब काफी सारा डिस्कशन किया था, बड़ा इन द सेंस कि काफी सारा डिस्कशन किया था, क्योंकि करना पड़ेगा ना, अगर ये नहीं करेंगे तो तुम लोग को कैसे समझ में आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये देखो मैंने ये कन्वर्जन पीरियड वगैरह ये सारा चीज बता दिया था, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट को समझना, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट का करना जरूरी है। बाकी तो मैंने प्रैक्टिस करवाया है, जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास करने से भी ये चीज जो है मैंने डेप्थ में बोल रखा है, अभी भी मैंने बता दिया। तो ये हम लोग को का कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 divided by 0.5% into 200, तो 2045 2046 कर देते हैं, या फिर 45 ऐसे कर सकते हैं, 45.61 अप्रोक्स। तो फ्यूचर वैल्यू इतना हो जाएगा, देखते हैं। 2044 किया है, अच्छा इसमें 44 किया है, मेरा 45 आया है। 44 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने 10.22 ले रखा है, मतलब अगेन इसका सोल्यूशन करके बस 10 के बाद 0.22 लिया है, जबकि मैंने 10 के साथ और भी काफी सारा डेटा लिया, जैसे कि हम ये दिखा सकते हैं, ये देखो 10.2280, मैंने पूरा कैलकुलेटर पे जो दिखा पूरा डेटा सीखे, मैंने तो कुछ कैंसिल आउट नहीं किया। तो 10.22 मेरा भी आया था, या फिर तुम लोग कर रहे हो तो तुम लोग का भी आ जाएगा। और इतने से चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास ऑप्शंस रह जाएगा जिससे हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 28, यहाँ पर बोला है देखो, जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे फॉर नेक्स्ट 10 years। तो इस लाइन से ही पता चलता है कि ये एन्युटी है कि नहीं, और है तो कैसा है, बोलो ये एन्युटी है कि नहीं। तो सोच के यस बताओ कि मैम। हाँ, अब बोलो ये एन्युटी है, इसीलिए क्योंकि चार कंडीशन मेरा मैच हो रहा है। पहला है कि मेरा पीरियोडिक पेमेंट चाहिए जो कि एवरी ईयर हो रहा है, सेम अमाउंट चाहिए जो कि 10,000 हो रहा है, ठीक है। कितने, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए जो कि 10 साल हो रहा है। इरेगुलरिटीज कभी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगा नॉर्मली, ठीक है। तो वैसे भी इरेगुलरिटीज है नहीं, होता तो अगर है तो बाद में दिख जाएगा, पढ़ के देख लेते। सपोज इंटरेस्ट रेट बोल दिया है 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, बस ये तो इरेगुलरिटीज कुछ नहीं है। अब एन्युटी है, लेकिन ये एन्युटी कौन सा है, एन्युटी रेगुलर है कि ड्यू है, बोलो कहाँ से पता चलेगा, इसी लाइन से पता चल जाएगा एन्युटी ड्यू है कि रेगुलर। देख के बताओ कॉपी से। मैम रेगुलर। रेगुलर होने से क्या होता है, क्या लिखा हुआ है देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पर टू डे बोला, मतलब अभी से पैसा देना है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। तो देखो ना ड्यू में क्या लिखा हुआ है और रेगुलर में क्या लिखा है। अगर हम लोग कोई लोन वोन लेते हैं तो एन्युटी रेगुलर होता है, क्योंकि उसमें अभी मैंने बोला ना कि आज अगर ये मंथ तो खत्म हो रहा है, मान लो नेक्स्ट मंथ में अगर कुछ खरीदते हो ईएमआई में, तो उसके बाद के मंथ से ही ईएमआई भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम टू डे, तो एन्युटी ड्यू में क्या बोला है, क्या हाँ लिखा मैम, है। ये एन्युटी ड्यू होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ और स्टार्टिंग हाँ, इमीडिएटली। पहला बात ये है। और ऊपर से देखो यहाँ ड्यू में क्या लिखवाया था हम लोगों ने कि इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, देखो तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मतलब आज से, अभी से, इमीडिएटली, इस तरीके का अगर हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है। जनरली फॉर इन्वेस्टमेंट, देखो बहुत सारा हिंट्स दे दिया है, तो इससे हमें समझना है। बाकी लैंग्वेज जहां लिखा है वो तो पढ़ के देख ही सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। लेकिन ये देखो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब क्या, इमीडिएटली, आज, अभी, इसी वक्त से, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के केस में ये ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का एन्युटी ड्यू होगा। रेगुलर तब होगा जब लोन का बात आता है, इतना हमें जस्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये ड्रॉ कैसे आ जाएगा, हमें 10 साल के लिए 10,000 रुपए डिपॉजिट करना है, तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। और बिगिनिंग में करना है, ये देखो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है मतलब जो है आज से, अभी से। तो ये ऐसे हो जाएगा 10,000, फिर 10,000 मतलब इस साल के शुरुआत में, फिर इस साल के शुरुआत में, फिर इस साल के शुरुआत में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक आधा अगर मेरा ड्रॉ इधर उधर हो गया तो देख लो, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब इंटरेस्ट कैसा है? इंटरेस्ट है 8% पर एनम। और मिलेगा कैसे? मिलेगा भी एनुअली। इंटरेस्ट एनुअली रेट दिया है, मिलेगा भी एनुअली, तब ठीक है। अगर एनुअली मिलेगा तो एक साल खत्म होने के बाद, फिर एक साल खत्म होने के बाद ऐसे मिलेगा। तो एन कितना हो जाएगा? टी टू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो अगर एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा तो साल में एक बार मिलेगा, हमारे 7 साल का इन्वेस्टमेंट है तो 7 बार मिलेगा, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। इसमें फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर तो होगा ही होगा, इंटू 1 प्लस आई है। अगर मैंने जहां फॉर्मूला लिखवाया है वहां एक बार तुम लोग देखोगे तो यही फॉर्मूला लिखवाया है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। अब ये कैसे होगा? ए का मतलब एन्युटी, एन्युटी कितने रुपए का है? 10,000 का है, ठीक है। वन तो फॉर्मूले में है, आई को एडजस्ट करना पड़ता है, बट यहाँ लकीली नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इंटरेस्ट का रेट जो है देने का तरीका भी वही है, ठीक है। तो 8% करके, जैसे अगर बोल देता कि 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो एक साल में 8% मिलेगा, लेकिन 6 6 महीने के गैप में, यानी 4 4% करके मिलेगा। ये थोड़ा सा अगर तुम लोग प्रीवियस क्लास देखोगे तो वहां ये सारी चीज डिस्कस की है। तो यहाँ पर 8% करके ही हमें मिल जाएगा। एन आ गया है 7 -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा 8%। अच्छा, ये 10 था, मैंने गलती से ये 7 लिख दिया प्रीवियस वाले क्वेश्चन, या फिर किसी वजह से शायद लिख दिया गलती से। ये तो 10 साल था ना, 10 साल का था इन्वेस्टमेंट। मैंने ड्रॉ में तो 10 ही लिखा है, हाँ 10 साल का ये। तो ये भी 10 हो जाएगा। वो मैंने बाई चांस गलती से किसी और क्वेश्चन के साथ शायद कंफ्यूज हो गई, ये पता नहीं क्यों मैंने 7 लिख दिया, जब क्वेश्चन में तो 7 था ही नहीं, गलती से लिख दिया, ठीक है। अब 1 + 8%। तो यहाँ पर देखते हैं 10 टाइम्स, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 + 1, ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइडेड बाई 8% इंटू 10,000, ठीक है। इंटू ये हो जाता है 1.08 इंटू 1.08। तो ये हो जाएगा हम लोग का कुछ इतना, 156,454.87, चेक कर। 156,454.875 इन्होंने दोबारा से यहाँ पर किया, बट मैंने जैसे लिखा है तुम लोग वैसे कर सकते हो, एक ही बात है, एक ही जैसा आंसर आएगा, ठीक है। उन्होंने 2 पार्ट में किया, जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था ना हम फॉर्मूला समझा देंगे, क्यों यहाँ पर 1 + i एक बार हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पर जब मैंने, यहाँ नहीं है फॉर्मूला, यहाँ पर है। यहाँ पर है। हाँ ये देखो, यहाँ पर 1 + i एक बार और मल्टीप्लाई इसीलिए हुआ क्योंकि देखो, अगर मेरा 5,000 मैंने 4 बार इन्वेस्ट किया, जिसमें लास्ट वाले पे मुझे इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, तब भी मुझे यहाँ 4 लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब उस ये फॉर्मूला मुझे लास्ट वाले 5,000 पे इंटरेस्ट दिए बिना कैलकुलेशन, मतलब ये एक्चुअली ये बता रहा है कि ये मतलब 4 मल्टीप्लाई करने से ऐसा नहीं है कि हमें ये चारों पे जो है पता चल जाएगा कि कितना करके इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है।
तो ये एक्चुअली ये फॉर्मूला जो बना हुआ है इसमें हमें क्या मिला कि 4 बार ये होने का मतलब हो गया इसमें 3, 2 और 1 करने से इंडिविजुअली जो आएगा फॉर्मूला ऐसे डिजाइन किया हुआ है। जब हम लोग इसमें 4 लिख रहे हैं तो हमें सिर्फ ये 5,000, ये 5,000 और ये 5,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है। उसका प्रूफ क्या है, जब हम लोगों ने इंडिविजुअली किया और फॉर्मूले में किया दोनों में सेम आंसर आ रहा है। लेकिन मुझे अगर इस 5,000 पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है कितना है तो मुझे और एक बार उसे कंपाउंडिंग करना पड़ेगा, मतलब और एक बार मुझे इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 + i जो कि मेरा इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो मुझे इसको और एक बार, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट है कि 10% मतलब 10 पैसा, 1 रुपए 10 पैसा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर और एक बार मुझे 1 + i मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि देखो ना इस फॉर्मूले में मुझे ये लास्ट वाले 5,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो मेरा आंसर इतना आ रहा है। और अगर मुझे लास्ट वाले 5,000 पे भी इंटरेस्ट चाहिए, अगर हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो फिर मेरे फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, और एक बार 1 + i होना चाहिए, मतलब कंपाउंडिंग और एक बार मुझे दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा ये यही पर है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला देखते हैं, एग्जाम्पल 29। इसमें देखते हैं क्या बोला। बोला है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एट 10% इंटरेस्ट रेट। बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ₹1 का क्या होगा जो कि रिसीव होने वाला है आफ्टर 2 years, मतलब ऐसे बोला है। देखो हम ड्रॉ करके बता, 2 साल बाद ₹1 रिसीव होने वाला है। ठीक है, बोला है कि कैसे ये ₹1 कैसे बना, बोल रहा है कुछ एक अमाउंट हम लोगों ने ऑब्वियसली इन्वेस्ट किया होगा, उस पे इंटरेस्ट लग लग के बना। इंटरेस्ट कितना लगा है, एनुअली 10%, 10% पर एनम, 10% पर एनम, ऐसे करके इंटरेस्ट लगा है। और कंपाउंडिंग भी एनुअली है। जब कुछ नहीं बोला है तो कंपाउंडिंग एनुअली मतलब हर साल 10% करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली ये मुझे क्या बता दिया, फ्यूचर वैल्यू मुझे निकालना क्या है, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू। देखो वही बोला है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, बोल ही दिया है क्वेश्चन। तो बोलो क्या ये एन्युटी है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन, क्या लग रहा है। जो लग रहा है वो। एन्युटी है। अच्छा, एन्युटी होने से क्या होना चाहिए, हमें कुछ एक अमाउंट रिसीव्ड या पेमेंट पीरियोडिकली होना चाहिए। लेकिन ₹1 जो हमें रिसीव्ड हो रहा है यहाँ पर, तो वो तो 2 साल बाद हो रहा है। क्या ₹1 हमें किसी सिस्टमेटिक वे में मिल रहा है, सोच के देखो। क्या ऐसा है कि ₹1 हमें हर मंथ मिला या डेली मिला या ईयरली मिला या क्वार्टरली मिला, ऐसा कुछ है, मतलब कुछ एक नो फिक्स्ड मैम। अमाउंट नहीं है ना। क्योंकि अगर कुछ एक अमाउंट हमें रिसीव या पेमेंट पीरियोडिक वे में हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, तब ना होगा। यहाँ तो हमें 2 साल बाद अमाउंट ये मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाला हमारा सिंगल कैश फ्लो का हो गया, जिसमें मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये देखो फॉर्मूला हम लोग का क्या है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लगाएंगे। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ये ₹1 है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। आई है मेरा 10% और इन हो जाएगा 2 साल। ठीक है, क्योंकि ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है। 1.10 टू दी पावर 2। तो देखते हैं कितने हो जाते 1.21, तो ये आ जाएगा 0.8264 ऐसे आ रहा है। तो हमेशा कम ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में जो वैल्यू मिलने वाला है वो क्वांटिटी में ज्यादा होगा ना। कि इसका मतलब बात ये हो गया कि 0.8264 का वैल्यू 2 साल बाद ₹1 हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट हमारा 10% चल रहा है। तो 0.83 किया है तो 26 है, तो हम लोग भी उसे आराम से 83 कर सकते हैं। 0.8
यही वाला लास्ट करेंगे 30, उसके बाद देखते हैं, और शायद 3 क्वेश्चन है, उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं 31, 32, 33। हाँ, इसके बाद 34 भी है एक, अच्छा 35 भी है, और इसके बाद एप्लीकेशंस तो सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है। 35 तक है, मतलब 5 क्वेश्चन और भी रहेगा, रहने दो, हम लोग अभी आज 30 तक ही करेंगे। पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, छोटा सा ये क्वेश्चन। तो कोशिश करो बताने का कि एन्युटी है कि नहीं। बोला है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years इफ द इंटरेस्ट रेट बी 9%। तो बोला है कि देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000, हमें 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालने बोला है, कितने का, 10,000 रुपए का, मतलब फ्यूचर वैल्यू कितना है, 10,000, ठीक है। 10,000 रुपए का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो ये 10,000 रुपए बने कैसे, बोल रहा है कि टू बी रिक्वायर्ड, ये 10,000 रुपए हमें कब जरूरत पड़ेगा, 5 साल बाद। तो कुछ एक रुपए 5 साल बाद 10,000 हुआ है, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रेट 9%, अब इंटरेस्ट रेट कैसा है, 9%। कुछ नहीं बोला है तो पर एनम। तो अगर इंटरेस्ट रेट 9%, मतलब बिल्कुल इस क्वेश्चन के तरह ही है, तो बोलो क्या ये एन्युटी होगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है, बस फर्क कितना है, यहाँ 1 रुपए था, यहाँ 10,000 है, और कुछ नहीं, बहुत 10% था, या 9% है। तो ये भी हमारा एन्युटी नहीं होगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 साल का, ठीक है। 2, 3, 4, 5। तो इसको हम कर देंगे मेमोरी में प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉर्ड, तो 6499.31 ऐसा है। 0.42 वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो रहा है, इन्होंने ये यहाँ पर 1.5386 लिया, मैंने पूरा डेटा लेके किया, इसलिए थोड़ा सा जो है हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर देखो 30 तक कर लिया, ये बड़ा बात नहीं, देखो 30 तक हो जाएगा, हम करवा रहे हैं तो पूरा ही हो जाएगा। लेकिन तुम लोग को क्या करना है, आज जो लिखा है और जितना क्वेश्चन क्या है वो बहुत अच्छे तरीके से देखना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में एन्युटी है कि नहीं ये समझ सको, एन्युटी रेगुलर है कि ड्यू है, फॉर्मूला थोड़ा याद करना है। और जरूर से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास देखना है, ठीक है, तभी हो पाएगा ये वाला आसानी से, नहीं तो मुश्किल होगा। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करेंगे। Okay, ma'am. Thank you.